हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। प्यारे दोस्तों, स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी है, आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करना। कल आपसे एक सवाल पूछा था, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो ये है बांग्लादेश के साथ में है, 4096.7 किलोमीटर, जिसको आप 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना करते हैं। और पाकिस्तान के साथ में जो हमारी सीमा लगती है ना, वो 3,323 किलोमीटर है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की हमारी सीमा लगती है। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आज का करंट अफेयर होगा कि हाल ही में वन विभाग ने कहाँ पर प्रोजेक्ट वनीकरण जो है ना इसको लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट वनीकरण अभी हाल ही में लॉन्च किया है केरल के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केरल के अंदर इस वनीकरण प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। केरल का वन विभाग ने नूल पूजा ग्राम पंचायत के सहयोग से जो है ना, जो आक्रामक पौधे हैं, विशेष रूप से जो सेना स्पेक्टबिलस को जड़ से ख़त्म करने के लिए, प्राकृतिक वनों को दोबारा बहाल करने के लिए वनीकरण कार्यक्रम है, इसका स्टार्ट किया है। उनकी लोकल लैंग्वेज में इसको वनीकरण बोला है, लेकिन आप इसको वनीकरण समझ लीजिएगा। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के सुल्तान बादरी वन रेंज के तहत 30 हेक्टेयर जमीन वन भूमि पर जो है ना वो क्रियान्वित की जा रही है, जहाँ पे जो है ना जैसे ये यूपेटोरियम है, एक मिकानिया माइक्रांथा है, लेटेना कैमरा है, ये ऐसे विदेशी आक्रामक पौधे हैं। इनसे क्या है, स्थानीय प्रजाति उनके लिए गंभीर खतरा पैदा होगा, ये स्थानीय प्रजाति खत्म ही होगी जड़ से। तो इस प्रकार के पौधों को जड़ से ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया गया है। वनीकरण परियोजना बेसिकली है क्या? इसके अंदर जो है ना कदम बक्कड़ गोलूर और कालीचीरा आदिवासी बस्ती है, उसके लगभग 87 श्रमिकों ने अब तक 3.5 हेक्टेयर वन भूमि पर 3000 बांस के पौधे और 1000 फलों के पौधे लगा दिए हैं। और अधिकारी पौधे लगाने के अलावा परियोजना के तहत अगले 5 सालों तक पौधों की सुरक्षा भी करने वाले हैं। और इसके अलावा आने वाले सालों में अभ्यारण्य के तहत सुल्तान बाथेरी और कुरीचैंद और मुथंगा वन रेंज में 200 हेक्टेयर में जो है ना परियोजना का अब जो प्रस्ताव है वो ज़रूरी है। केरल की राजधानी आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के अंदर 2 क्लासिकल डांस भी है। एक का नाम आप लोगों को याद होगा मोहिनी अट्टम है, एक का नाम कथकली है। और कथक जो है ना वो यूपी का है क्लासिकल डांस, और कथकली जो है ना वो आपको याद रखना है केरल का है। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसमें 2 क्लासिकल डांस है। पूरे भारत में तो 8 ही क्लासिकल डांस है। अगर किसी को याद है तो कमेंट में मुझे सबके नाम बताना। अगर किसी को नहीं पता कि क्लासिकल डांस होते ही क्या हैं तो मेरा स्टार आईक्यू चैनल पे एक वीडियो सर्च करके देख लेना, क्लासिकल डांस से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही उसको लाइव सेशन में पढ़ाया था, तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, आप ज़रूर देखना उसको। और केरल के अंदर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, अगर आपको शायद याद हो तो। एक कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट है, याद रखना। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम भी है, एक कन्नूर भी है। तो ये आपको याद रखना है, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केरल के अंदर एक मालाबार तट है जिसको मालाबार कोस्ट कहते हो आप इंग्लिश के अंदर, और ये बना था लगभग 1 नवंबर 1956 को। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे भारत में सबसे पहले मानसून आता है और उस घटना को 1 जून मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना करते हैं। कई जगह पे उसको मानसून धमाका भी लिखा होता है, याद रख लीजिएगा। भारत की साइलेंट वैली अगर आपसे मैं पूछूँ ना तो आप केरल राज्य का ही जवाब देने वाले हैं। साइलेंट वैली ये है और फ्लावर्स वैली उत्तराखंड को कहते हैं। इसके अलावा आप लोग केरल को जो है ना मसालों का राजा है इसलिए भी जाना करते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और जो आगे की बात करते हैं, अच्छा कोई कमेंट में मुझे ना एक बात बता सकते हैं तो बताइएगा। केरल के अंदर भी हाल ही में एक फूल खिला है केरल की घाटियों के अंदर, वो बहुत लंबे टाइम के बाद फूल खिलता है। तो कोई बता सकता है उस फूल का नाम या उसकी थोड़ी बहुत विशेषता? अगर आपको याद है तो लिखना आप लोग।
और केरल के अंदर डिजिटल कार्यक्रम भी एक स्टार्ट हुआ था। डिजिटल जो आपका बेसिकली रीसर्वे कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली 66th फाउंडेशन डे ऑफ केरला पे स्टार्ट किया गया था और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसको स्टार्ट किया था डिजिटल रीसर्वे टू एंश्योर किसके लिए, जो आपकी लैंड रिलेटेड सर्विसेज है जो लोगों को दी जा रही है उसके लिए जो है ना ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जो है ना डिजिटल के अंदर ये खैर वो आपका जो है ना अब मुफ्ती फ्लोरा है, ये एक नई प्रजाति है, अभी हाल ही में मिली है केरल के अंदर। 26 अक्टूबर 2022 को जो है ना इस नई प्रजाति की खोज की गई है। 3 इंडियन सिटीज़ है जो यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के अंदर आई है, तो उसके अंदर भी केरला का जो वारंगल नीलांबूर है केरला का, और वारंगल जो है ना तेलंगाना का, त्रिशूर और नीलांबूर ये दोनों केरल के हैं। तो बेसिकली यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से पूरे भारत के अंदर 3 लर्निंग सिटी, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, इसका मतलब होता है कि वहाँ जाके आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर एक राखी गढ़ी है जिससे आप लोग जाओगे तो वहाँ पे सीखोगे क्या, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। गुजरात के अंदर धोलावीरा है जो यूनेस्को की 40वीं साइट है, वहाँ जाके सीखोगे तो आप लोग हड़प्पन सभ्यता के बारे में सीख पाओगे। ऐसे ही यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में 3 शहर शामिल हुए हैं, जिनका एक का नाम है त्रिशूर जो कि केरल का है, दूसरा नीलांबूर ये भी केरल का है, और एक वारंगल है जो कि तेलंगाना का है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी तो आप लोगों को यूनेस्को का फुल फॉर्म तो मैंने बताया, पर यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 को। आड्रे ऑज़ले जो है ना यूनेस्को के अभी के लिए डायरेक्टर जनरल है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में कौन टेस्ट मैच में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं? तो ये जो खिलाड़ी बने हैं इनका नाम है जो रूट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में जो खेले जा रहे टेस्ट मैच में जो रूट ने व्यक्तिगत तौर पे नायाब उपलब्धि ये हासिल की है, और जो रूट दुनिया के तीसरे क्रिकेटर है जिन्हें टेस्ट मैच में 10,000 से ज़्यादा रन और 50 या इससे ज़्यादा विकेट जो है ना इन्होंने लिए हैं। तो ये भी याद करना है आपको। और नेक्स्ट बात अगर आपको मैं बताऊं तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जैक्स कैलिसेस और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वा इनसे पहले ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 13,289 रन बनाने के अलावा 292 विकेट भी लिए हैं इस लिस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वा जो है ना इन्होंने 10,927 रन बनाने के अलावा 92 विकेट जो है ना पूरे किए हैं। नेक्स्ट आपका है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल जिसको फीना कहते हैं वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है चाहत अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। तैराकी के अंदर भारतीय तैराक है चाहत अरोड़ा। इन्होंने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो है ना वो ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इस रेस में 1 मिनट 13.13 सेकंड में कंप्लीट पूरा कर दिया। लिथुआनिया की रूटा माइलुटिटे ने 1 मिनट 3.81 सेकंड में ओवरऑल जो है ना नंबर 1 हासिल स्थान किया है, और चाहत अरोड़ा से 9.32 सेकंड जो है ना वो तेज़ थी। सेकंड की कीमत शायद यही जान पाते होंगे। दक्षिण अफ्रीका की 19 साल की लारा निकर के 1 मिनट 3.93 जो है ना सेकंड में दूसरे स्थान पे रही, और यूएस की लिली किंग 1 मिनट 3.94 सेकंड में तीसरे स्थान पे इसके अंदर रही है आपकी, ठीक है। चलिए सर आगे जाएं। इसके अलावा आपको ये भी बात बता देते हैं कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन जो है ना ये तैराकी और गोताखोर और इसके अलावा वाटर पोलो इन जैसे जो पानी वाले खेल हैं ना उस प्रकार का एक निकाय है ये। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1908 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लुजाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम जो है ना हुसैन अल मुसलाम है, याद रखना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की टॉप 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में कौन शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नमामि गंगे को। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार के द्वारा 2014 के अंदर पवित्र नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दुनिया भर में स्टार्ट करने के लिए भारत का ही डंका बजा था, और संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
और गंगा बेसिन के कुछ हिस्सों में वनीकरण जो है ना वो भी सरकार कर रही है, टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इस परियोजना का उद्देश्य बस यही है कि वन्य जीव प्रजाति को पुनर्जीवित करना। गंगा नदी, डॉल्फिन, कछुए, ऊद बिलाव, ठीक है ना, ऊद बिलाव मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये, हिल्सा, शाद, मछली, इन सभी को जो है ना दोबारा से पुनर्जीवित करना ही एक उद्देश्य है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला कौन सा देश पहला देश बनेगा? तो ये देश हमारा प्यारा भारत ही बनेगा पहला देश। दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष है PD वाघेला, इन्होंने ही अभी रिसेंटली इसका जानकारी दी है। सैटेलाइट पर ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्म शिखर सम्मेलन के अंदर कहा है कि ये भारत पहला देश बनेगा जो इसकी नीलामी करने वाला है। ट्राई नीलामी के लिए ज़रूरी जो स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन है उसके लिए बातचीत कर रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सैटेलाइट नीलामी करेगा हमारा प्यारा भारत। भारत का 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित होगा? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ना ये होने वाला है भोपाल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 ये आपका भोपाल के अंदर होगा। 8वां संस्करण इसका आयोजित किया ही जा रहा है। 21 से लेके 24 जनवरी 2023 को जो है ना ये इसका फाइनल जो है ना आपका होगा, यानी कि अभी तक तो इसका चल रहा है आपका रिहर्सल मोड, और ये फाइनल होगा 21 से लेके 24 जनवरी तक। इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक है, साइकिल, और इसके अलावा जो ना शिल्पकार है, स्टार्टअप है, किसान हैं, रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, ये सभी इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। और इसको जो इसकी घोषणा जो की है ना डॉक्टर हमारे भारत के जो परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। और 2015 में जो है ना इसे स्टार्ट किया गया था, और अब जो है ना ये इसका 8वां संस्करण है। पहला और दूसरा जो है ना नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में, 5वां कोलकाता, छठा वर्चुअल मोड से जो है ना स्टार्ट किया गया था, और गोवा के अंदर लास्ट हुआ था आपका। और उसके बाद में जो है ना कोविड की चुनौती के कारण बीच में जो है ना इसे कोविड के लिए ऑनलाइन कर दिया गया था। अब जो है ना इसे फाइनली किया जा रहा है तो इसको आपको याद रखना है। भोपाल के अंदर, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। आपके लिए करंट अफेयर छोड़ के जा रहा हूँ कि सुनील गंगोपाध्याय का पहला जो उपन्यास था ना वो कौन सा था? सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास क्या आत्मप्रकाश था, या प्रथम आलो था, या पूर्व पश्चिम था, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा आप लोग। इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।